अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए एक नया नॉवेल लेकर आई हूँ, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे। नॉवेल का नाम है ब्लैक मैन हैव रेड आइज़। ये एक वेम्पायर बेस्ड स्टोरी है और इसकी पहली 4 एपिसोड आपको नॉवेलिस्तान चैनल पर मिलेंगी। इसकी 5th एपिसोड नॉवेलॉजी पे आज मैं शेयर कर रही हूँ और अब ये रेगुलर आएगा इस चैनल पर। ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है। बहुत ज़्यादा हीरो हीरोइन और लव स्टोरीज़ बहुत हो गई। अब एक चेंज टॉपिक पे भी हम नॉवल लेकर आते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। आपके रिव्यूज़ हमारी मोटिवेशन होते हैं। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। ब्लैक मैन हैव रेड आइज, एपिसोड नंबर 5। राइटर हैं फातिमा तारिक। वो 2 दिन बाद यूं नहीं आई। वो दिन रात सोचती रही और आखिर एक नतीजे पर पहुंची। उसे किसी भी हालत में दावर शाह से शादी करनी है। पर यह सब आसान थोड़ा ही था। यार, मुझे तो हैरानगी हो रही है, अचानक से इतने ज़्यादा कत्ल क्यों हो रहे हैं? खौफ आ रहा है, सीरत उसके साथ चलते हुए बोल रही थी। सज्जल खामोश रही। कल तक उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल था, पर आज वो जानती थी उसके पीछे कौन है और क्यों ये सब कर रहा है। वो खून का प्यासा हर वक्त किसी न किसी के शिकार की ताक में रहता है। इन 2 दिनों में वो पाशा फैमिली की सारी डिटेल्स जान चुकी थी। चलते चलते उसकी नज़र शाजिल पर पड़ी। वो किसी लड़की के पास खड़ा था और मुस्कुरा कर उससे बातें कर रहा था। उसका हाथ उस लड़की की कमर पर था और वो हौले हौले उसके नज़दीक जा रहा था। अगर दावर लोगों को मार रहा था तो उसका भाई शाजिल और उसकी बहन महक, क्या वो दोनों भी लोगों को मार रहे हैं? बिल्कुल मार रहे होंगे। वो वैम्पायर्स हैं, खून के बिना वो जीते कैसे होंगे? वो खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। यूं ही वो अपनी क्लास में आ गई। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? मुनीब उनके साथ बैठते हुए बोला। बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? सीरत अपने बाल कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोली। बिल्कुल फिट। सज्जल, तुम कैसी हो? मुनीब का रुख अब सज्जल की तरफ हुआ। ठीक हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें किसी ने बताया? वो सज्जल की तरफ ही मुतवज्जा था। क्या? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वो हल्का सा मुस्कुरा के बोला। सज्जल उसी की तरफ देख रही थी। उसकी बात पर खामोशी रही और सामने देखने लगी, जहां दरवाजे से दावर अंदर आ रहा था। वो उन्हीं की तरफ देख रहा था। उसकी सर्द नीली आंखें उसकी काली गहरी आंखों से टकराईं। ये लम्हा सिर्फ 2 सेकंड का ही था। वो उनके करीब से ही निकलता जाकर अपनी मुकर्रर जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद मालूम हुआ आज लेक्चर नहीं होना। क्लास के काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर चले गए। मुस्कान मुनीब से बात कर रही थी। वो एक रजिस्टर पकड़े अपनी जगह से उठी और चलती हुई दावर के पास आई और उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके यूं बैठने पर दावर ने कोई नोटिस ना लिया। वो अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल से वाइट पेपर्स पर कुछ बना रहा था। सज्जल की नज़र उस स्केच पर पड़ी। लंबे लंबे काले दरख्त, उसके दरमियान वो अब लंबा कोट पहने एक आदमी बना रहा था जिसके नाखून लंबे थे। उसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी, आंखों में वहशत थी। सज्जल को अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसकी स्केचिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। तुम बहुत अच्छा स्केच करते हो, ये ज़्यादा डरावना नहीं, वो हौले से बोली। उसकी आवाज़ पर उसका हाथ रुका। अपनी जगह पर जाओ, वो दोबारा अपना काम जारी रखते हुए संजीदगी से बोला। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो हिम्मत करके बोली। दिल तो कर रहा था अभी चली जाए, पर खुद पर काबू पाकर उसे कहना शुरू किया। मुझे नहीं करनी, जाओ। वो फौरन ही बोला। मैंने बहुत सोचा कि मुझे ये बात किसको बतानी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मुझे लगा मेरी बात पर शायद कोई और भरोसा ना करे। वो बात शुरू करने लगी जो वो सोच कर आई थी। दावर ने अभी भी तवज्जो ना दी, पर वो जानती थी वो मुकम्मल उसी की तरफ मुतवज्जा है। देखो मुस्कान मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैंने उसे अचानक खो दिया। वो उस दिन काफ़ी डरी सहमी थी। अब मैं खुद को कसूरवार ठहराती हूँ। काश उस दिन मैं उससे पूछ लेती। पर खैर अब क्या फ़ायदा, पुलिस को भी उसके केस में कोई सुराग नहीं मिला। मैंने कोशिश की शायद कुछ मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। मैं सच बताऊं, मुझे तुम पर शक हुआ था। उस दिन तुम मुझसे बात कर रहे थे, उसके बाद वो छत की तरफ गई थी, तो मुझे लगा शायद तुमने। वो बोलते बोलते रखी। वो उसकी बात सुन रहा था। तुम्हें लगा तुम्हारी दोस्त को मैंने मारा है? वो उसकी तरफ चेहरा मोड़ते हुए बोला। उसने हाँ में हिला दिया। अच्छा, तो तुम यहाँ पर इल्ज़ाम लगाने आई हो, इसीलिए मेरा पीछा भी कर रही थी?
वो पेंसिल को उंगलियों में घुमाते हुए उसे दिलचस्पी से देखते हुए बोला, नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, मुझे तब लगा तुमने मारा है, पर मैं गलत थी, वो तुम नहीं हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस दिन उसने तुमसे क्या बोला? वो अपने लहजों को बिल्कुल साफ रखते हुए बोली, कहीं उसे मालूम ना हो जाए कि वो झूठ बोल रही है। उसे अब यकीन था कि कातिल वही है। वो मुझसे लाइब्रेरी का रास्ता पूछ रही थी, मैंने वही बताया। वो कंधे उचकाकर बोला। सज्जल जानती थी वो झूठ बोल रहा है, पर लाइब्रेरी भी छत पर ही थी। ओके थैंक यू। उसका चेहरा एकदम उतरा। वो उसी को देख रहा था। उसका मायूस चेहरा देख वो दोबारा अपने काम में लगा। क्या तुम मुस्कान के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? उसने अपना अगला कदम चला। वो जानती थी वो इनकार कर देगा, फिर भी उसने पूछा। उसने उसकी बात पर उसकी तरफ बहुत गौर से देखा। सज्जल घबराई। उसे हमेशा से उसकी उन सर्द नीली आंखों से एक अजीब सा खौफ महसूस होता था, जैसे वो उसके अंदर तक झांक रहा हो। वो ज्यादा देर उसकी आंखों में ना देख पाई और सामने देखने लगी। बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। दावर ने उसके चेहरे से नजरें हटाकर उसके हाथों की तरफ देखा। ठीक है, मदद करूंगा, वो हाँ में सर हिलाते हुए बोला। सज्जल की आंखें एकदम चमकी। वो अपनी पहली कामयाबी पर खुश हुई। थैंक यू। ओके, ये मेरा नंबर है। छुट्टी के बाद वहीं लाइब्रेरी के पास मिलना। वो जल्दी से अपना नंबर उसके रजिस्टर पर लिख कर देते हुए खड़ी हुई और अपनी जगह पर चली गई। वो कुर्सी पर टेक लगाते रजिस्टर पर लिखा नंबर देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, आंखों में वही सर्दपन आ गया। इंटरेस्टिंग। वो उसके लिखे हुए नंबर पर उंगली फेरते हुए हौले से बोला और एक नज़र सज्जल की पीठ को देखा जो अब मुनीब और सीरत से बात कर रही थी। वो लाइब्रेरी के पास खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ मुकम्मल सन्नाटा था। सभी स्टूडेंट्स जा चुके थे। वो खुद को ही बेवकूफ़ समझ रही थी। कहीं और मिलने का बोल देती। वो दुपट्टा सर पर ठीक करते चक्कर काट रही थी। 10 मिनट ऊपर हो गए। शायद अब वो नहीं आएगा, मैं ही पागल इंतज़ार कर रही हूँ। वो पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी। जब सीढ़ियों से बैग कंधे पर डाले दावर आता हुआ नजर आया। वो ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस था, बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो उसके पास आया। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो, मुस्कान को मैं बचपन से जानती हूँ। मैं और सीरत ही उसकी दोस्तें थी। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो जिससे मोहब्बत करती थी उससे मंगनी भी हो गई। वो बहुत खुश थी। हमारा पहला दिन था, हम बहुत खुश थे, पर वो उदास थी। और फिर वो सब बोलते बोलते उसकी आंखें बेख्तियार नम सी हुई। दावर उसकी तरफ मुतवज्जा था। पुलिस को उस जगह से उसका बैग मिला, पर उसमें से मोबाइल गायब था। वो जब हमारे पास खड़ी थी, जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया, वो परेशान हो गई और वहाँ से चली गई। हमें अगर वो मोबाइल मिल जाए तो सारा मसला हल हो सकता है, सज्जल ने सोचते हुए कहा। उसने मोबाइल का जानबूझकर जिक्र किया। शायद मोबाइल के नाम पर दावर के चेहरे पर घबराहट आए, पर वो वैसे ही बेतासुर चेहरा लिया उसे ही देख रहा था। वो काफ़ी देर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही, पर वो वैसे ही देखता रहा। वो तंग आकर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। तो हम उसकी सिम ट्रेस कर सकते हैं, दावर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ कर सकते हैं, पर कौन करेगा? शायद अब तक मोबाइल पकड़ने वाले ने तोड़ दिया हो। सज्जल को एकदम उस पर गुस्सा आया। मोबाइल उसके पास था, फिर भी झूठ बोल रहा था। और शायद ना तोड़ा हो, क्या पता कुछ मिल जाए, या शायद मोबाइल की आखिरी लोकेशन मिल जाए। क्या पता कोई क्लू मिल ही सकता है, दावर ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ ऐसा हो सकता है, पर कैसे करेंगे? वो सीधे होते हुए बोली। मुझे पता है ये कैसे करना है, चलो मेरे साथ। वो बोलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। सज्जल एकदम डरी। कहाँ? वो डरते हुए बोली। हवेली, वहाँ मेरे पास सारा सेटअप है, मैं कुछ ही पल में ढूंढ सकता हूँ वो फ़ोन किधर है। वो पलट कर बोला। अगर मुझे भी वहीं ले जाकर मार वार दिया तो? वो दिल ही दिल में सोचते उसके पीछे चलने लगी। वो दोनों पार्किंग में आए। धावर ने गाड़ी स्टार्ट की। वो हिचकिचाते हुए इसके साथ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो एक वैम्पायर के साथ बैठी थी और अब वो दोनों उसकी हवेली जा रहे थे। वो कभी भी उसको मार सकता था, यही सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। वो मजबूती से अपना बैग को पकड़े सामने देख रही थी।
ڈرو مت، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جو تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر بھروسہ کر کے میری مدد مانگی ہے تو اب یوں ڈر کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ وہ سامنے ہی دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی حالت نوٹ کر چکا تھا۔ سجل کو ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا۔ گاڑی تھوڑی دیر کے بعد اس سیاہ حویلی کے باہر کھڑی ہوئی۔ سجل باہر نکلتے اس حویلی کو دیکھ کر ایک دم خوفزدہ ہوئی۔ تم یہاں رہتے ہو؟ یہ جگہ کتنی… وہ بولتے بولتے رکی۔ کتنی خوفزدہ ہے، ایسی جگہوں پر رہنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب آس پاس سے جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں آتی ہیں، ان آوازوں میں ایک سکون سا ہوتا ہے، ایک عجیب سا سکون۔ وہ بولتے بولتے اس کے قریب آیا۔ سجل کی دھڑکنیں پہلے ہی ڈر کی وجہ سے تیز تھیں، اب اس کی عجیب غریب باتوں سے مزید بڑھی۔ چلو، وہ اس کی آنکھوں میں واضح خوف دیکھ چکا تھا۔ مزید اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا تو اسے لیے حویلی میں داخل ہوا۔ سجل کے قدم حویلی میں پڑے، وہ اس کے قدم سے قدم ملاتے آگے بڑھی۔ لاؤنج بالکل خالی تھا، شاید حویلی ہی مکمل خالی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی بیسمنٹ کے ایک کمرے میں آئی۔ وہ ایک کمپیوٹر روم تھا جہاں بڑے بڑے 3 کمپیوٹرز تھے، گیمز کی بھی چیزیں پڑی تھیں، ایک ریک میں سانگ کی سیڈیز تھی۔ وہ کمپیوٹر آن کر کے بیٹھا۔ سجل اس کے پاس دوسری کرسی پر بیٹھی۔ وہ اس سے موبائل نمبر لے کر اب کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ کامیاب ہوا اور اس نے نمبر ٹریس کر لیا۔ سجل نے ایک دم خوش ہونے کا ناٹک کیا۔ کمینہ کتنا بڑا ڈرامے باز ہے، خود ہی وہاں رکھا ہوگا، اب ایسے جتا رہا ہے جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں اسے کافی سنا چکی تھی۔ چلو اس جگہ چلتے ہیں، یہ جنگل میں ہی 5 منٹ کا راستہ ہے، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ سجل اس کے ساتھ باہر نکلی۔ وہ دونوں حویلی سے باہر آئے۔ سجل کو اب مزید ڈر لگنے لگا، کہیں وہاں جا کے مارنا نہ چاہتا ہو۔ یہ سب ڈرامہ اسی لیے کر رہا ہو کہ سجل مسکان کے قاتل یعنی اس کو ڈھونڈ رہی ہے تو اس کا بھی خاتمہ کرو۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ایک جگہ پر آئے، یہی وہ جگہ تھی۔ دونوں نے آس پاس دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ سجل نے زمین پر پڑے پتھر لکڑیاں ہٹا کر دیکھی، شاید کچھ ملے، پر کچھ نہ ملا۔ داور بھی ڈھونڈ رہا تھا، جبھی ایک جگہ پر سجل کی نظر پڑی۔ داور، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ داور اس کی آواز پر اس کی طرف آیا تو سامنے اس کی نظر ایک لال کپڑے پر پڑی جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے پر ایک چھوٹی سی ڈبی میں سم رکھی ہوئی تھی۔ موبائل کہیں نہ تھا اور سامنے زمین پر خون سے برابر لکھا تھا ویل ٹرائی، اور ساتھ ہی ان دونوں کی آج کی لائبریری کے پاس کھڑے ہونے والا تصویر بھی تھی جس پر اسی خون سے کانٹا لگایا گیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔